एक 60 साल का आदमी आता है, 60 62 का होगा, लड़की आई बाहर तो उसने शॉर्ट्स पहन रखा था कि पैरों में से ब्लड आ रहा था कि ये क्या पीरियड से थी लड़की? तो नहीं तो फिर भी उसने पूछा कंफर्म करने के लिए कि तू पीरियड से थी कि नहीं? उन्होंने कहा इसने किया ये। मैंने कहा किया क्या है? तो ऐसे रो रही हो कि मैं बता नहीं सकती, मुझे क्या अजीब सा हो रहा था। पैर के अंगूठे को डाला इसने इंटरनल पार्ट्स में, देखो नाखून कैसा है इसका, कटा फटा गंदा सा नाखून, और वो इंटरनल पार्ट्स में उसने डाला उसके। सिर्फ उसकी चीखों में मुस्कान थी, सेक्स करना उसको इसकी नहीं था। कुछ ऐसे भी न्यूज़ आए मगर खुद हस्बैंड अपना वाइफ को। हाँ बिल्कुल, एमपी की थी वो महिला, और पति लेके आया कि दिल्ली काम है बहुत, यहाँ काम नहीं है हमारे पास, यहाँ लाके बेच दिया मात्र 30,000। जब रेस्क्यू कर लिया उसके बाद पता लगता है कि वो एक MLA की बेटी थी। आज का जो कॉन्वर्जेशन है वो कंफर्टेबल तो नहीं है बट बहुत ज़रूरी है। आज उस अंधेरे दुनिया जो रेड लाइट एरिया के नाम पे जाना जाता है उनके बारे में जानेंगे। आज जो हमारे गेस्ट हैं अतुल जी हैं, जो 500 से ज़्यादा लड़कियों को इस दलदल से बचाए हैं। नमस्कार माँ, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। माँ, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले थोड़ा आपके बारे में बताएंगे, लाइक आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं बिल्कुल बेसिकली तो देहात से हूँ, ओके। मायका भी और ससुराल भी। माँ, ये जो चीज़ आप देखते हैं ना, जो जो ट्रैफिकिंग चलती है एक तरीके से, बहुत बड़ा नेटवर्क है, तभी तो ये इतना बड़ा लेवल पे चल पा रहा है, राइट? तो ये शुरू कहाँ से होता है, कैसे एक्चुअली लोग ऐसे? अभी जिस बच्ची की मैं बात आपसे कर रही थी कि उसको मैंने 1 सेकंड में छुड़ाया, उस बच्ची को मतलब इस कदर गरीबी में वो पल रही थी कि बुआ के यहाँ पल रही थी, और वहाँ से नहर पे जाती कपड़े धोने, धोबी थे वो, मुस्लिम धोबी, तो कपड़े धोने जाती थी। वहाँ पे एक लड़का उसको मिला, वो हिंदू कम्युनिटी से था, ये लड़की मुस्लिम कम्युनिटी से थी, और बातचीत शुरू हो गई हल्की ऐसी, क्या करती हो तुम किसकी बेटी हो, कहाँ पे रहती हो, ऐसे। लड़का पढ़ा लिखा था। तो 3-4 दिन के बाद ही उस लड़की ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मेरे से शादी कर लेगा? तो उस लड़के को, वो पढ़ा लिखा लड़का था, तो उसने कहा देख सुन, ये तो संभव ही नहीं है, मेरा बाप मुझे पहले गोली मारेगा तुझे बाद में, और मेरे मन में कोई फीलिंग ही नहीं है तेरे लिए, ये नहीं हो सकता। हाँ अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो मैं अब नहीं आऊँगा। उस लड़की ने आना बंद कर दिया। अभी कोई सुन रहा है, देखिए ये सब कन्वर्सेशन। उसने कहा कि देखा ये काफिर, ये करेंगे तेरे से शादी, मैं करूँगा तेरे से शादी, और 1-2 दिन रुक जा, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। खुशी खुशी चली गई घर। पता ही नहीं था प्यार क्या है, उससे हुआ था कि इससे हो रहा है, कोई पता नहीं, क्योंकि इस कदर हालत में पड़ी कि 2 रोटी खाने का था केवल उसके पास। और तीसरे दिन लड़का एक टिकट लाता है और 20 रुपये उसके हाथ में थमाता है कि तुम चली जाना, ये 20 रुपये मत देना किसी को भी, ये टिकट है, तुम मेरठ बस स्टैंड पे उतरना, दिल्ली बस स्टैंड है वहाँ, उस पर उतरोगी, वहाँ उतर के किसी भी, आप ध्यान देना, किसी भी रिक्शे वाले को रोकना और उससे कहना कबाड़ी बाजार छोड़ दे। अच्छा। ये पहला ट्रैफिकर है। वही किया लड़की ने। उसने कहा भैया मुझे कबाड़ी बाजार छोड़ दो। उसने छोड़ा बिना पूछे कौन हो, कहाँ से आई हो, कोई दायित्व नहीं समाज का। यही सोच लेते कि तेरी बेटी भी हो सकती है, तेरे घर की कोई बच्ची भी हो सकती है, नहीं सोचा। वहाँ छोड़ा मुहाने पे, मतलब जहाँ शुरू होता है एंट्री पे, और कहा कि जितने ऊपर मकान है ये सब मेरे रिश्तेदारों के हैं, किसी भी जीने में चढ़ जाना और वहाँ जाके मेरा ये नाम है, नाम बोल देना, कल मैं आके तुम्हें वो लड़का भी आ जाएगा, फिर तुम्हारा निकाह करा देंगे। चली गई लड़की। अब नाम बताया इसलिए ताकि वो कल अपना मेहनताना ले आए कमीशन का। हाँ। जब हमने लड़की को नीचे लेके आए तो ऐसे लगातार कर रही थी, उनका क्या है ऐसा हाथ में, देखा तो 20 रुपये बिल्कुल एकदम गीले हो रहे थे पसीने में। टूटी सी एक चप्पल थी, इसमें कपड़ा बांध रखा था, शायद टूटी हुई थी, बहुत ही ऐसे झीने से कपड़े हो रहे थे कि हाथ लग जाए तो फट जाए, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई वो सुंदर भी नहीं थी कि भाई बहुत खूबसूरत, कोई खूबसूरती के वहाँ मायने नहीं है, ये भी आप दिमाग में रखें कि वहाँ खूबसूरती का वो बाजार ही नहीं है, वो केवल जिस्म का बाजार है। तो ये ऐसे ट्रैफिकिंग शुरू हुई, ये डायरेक्ट ट्रैफिकिंग हुई, उसको 1,000-2,000 रुपये मिल जाते हैं। अभी जो इनडायरेक्ट होती है वो कैसे है कि एक लड़का जिम विम करता है, अच्छे से बॉडी बनाता है, फिर कुछ भी कोई बढ़िया सी बाइक लेता है, गाड़ी नहीं बाइक पे कॉलेज के इर्द गिर्द घुमाएगा, कोई लड़की फंस गई उसको बिठाएगा, घुमाएगा, और साल लग जाएगा, रेस्टोरेंट में खिलाना, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना, छोटे छोटे गिफ्ट देना,
पूरी तरह से अपने में वो कर, और उसका सब पैसा खर्च होता है ऊपर से। अच्छा। फिर वो कहेगा कि चलो शादी कर लेते हैं। बच्ची को ये भी समझ नहीं आएगा तुम नाबालिग हो, उसके उसमें चली जाएगी। मैं बार बार हर जगह जाके कह रही हूँ, हर कॉलेज में कह रही हूँ कि अपने बच्चों के दोस्त बने माँ बाप। उनसे कहो कि अगर किसी से प्यार होता है कोई बुराई नहीं है, उसको हमारे पास तक ले आओ, एक बार बात करें, देखें, कैरियर बनाओ, तुम भी कैरियर बनाओ, उसके बाद शादी कर देंगे। बच्चों को मैं समझा रही हूँ कि अपने माँ बाप से ज़्यादा हितैषी तुम्हारा कोई भी नहीं है। लड़की चली जाती है, और देखिए दिल्ली से लड़की चलती है तो सीधे सोनागाछी रुकती है। वेस्ट बंगाल पहुंची। ये तो थैंक्स है आप सबको, इन पॉडकास्ट के ज़रिए वो कहीं से हमारा पॉडकास्ट देखती है। और मैंने कहा तुमको फ़ोन कैसे, हमको मैसेज आता है। तो मैंने पूछा कि मैं क्यों ना मानूं कि ये ट्रैप है। तो उसने कहा नहीं, मैं अपनी फ़ोटो और आईडी भेजती हूँ। उसने मुझे एक फ़ोटो और अपना आधार कार्ड भेजा। मैंने कहा ये क्यों है तुम्हारे पास आधार कार्ड? बोली शादी के लिए लाया था। और मैंने कहा तुम्हें फ़ोन क्यों मिला? फ़ोन तो नहीं देते। बोले अब मुझ पर 1 साल में विश्वास हो गया, तो अभी जो मैं कर रही हूँ ऐसे कर रही हूँ जैसे रील स्क्रॉल कर रही हूँ, टाइप कर रही हूँ, लेकिन ऐसे जाहिर कर रही हूँ कि मैं रील ऊपर नीचे कर रही हूँ, बट मैं कर नहीं रही हूँ। वो मेरे इर्द गिर्द ही हैं, बात करने की अनुमति नहीं है। तो और हमसे 10 मिनट बाद ले लिया जाएगा, आप कभी भी इस फ़ोन पे फ़ोन मत करना, जब भी करूँगी मैं करूँगी। चलो हमने कहा देखते हैं। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। GRP बहुत सपोर्ट करती है हमको, पूरे हिंदुस्तान भर की। RPF के लोग बहुत करते हैं। अभी तो CRPF के लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ। तो अभी हमको ये ऑफ़र आया उनका कि हमारे सारे जवानों को आप ये थोड़ा ट्रैफिकिंग के बारे में ट्रेंड करें। फिर वो लड़की मुझसे 3-4 दिन बात नहीं होती, मैंने भी सोचा शायद ट्रैप था। फिर आता है उसका मैसेज कि मैं अब तैयार हूँ, मुझे निकाल दो। मैं इस बीच वहाँ बात कर चुकी थी हावड़ा स्टेशन पे। मैंने कहा बेटा किस समय निकल पाओगी? तो उसने कहा सुबह 4 बजे। मैंने कहा ठीक है, कब? तो उसने कहा थर्सडे को, आगामी 3 दिन थे अभी। मैंने वहाँ सब तय कराया, सर थर्सडे में निकलेगी सुबह 4 बजे। हज़ारों कैमरे हैं आपके पास, सारे कैमरे खुले रहें, हर पे कोई आदमी बैठा रहे, बच्ची को बचाना बस। ठीक है। और फिर उनका फ़ोन मुझे 5:30 बजे आता है कि लड़की ट्रेस हो गई है और हम इसे लेके आ रहे हैं, आप फ़ोन मत करना। ठीक है। 1.5 दिन तक लड़की नहीं आई, कोई बात नहीं हुई। घबराहट हो रही थी, मैं उनको भी नहीं कर रही थी कि पता नहीं आई कि नहीं आई, क्या हुआ। फिर इस बीच आता है फ़ोन लड़की का कि मैं वो बोल रही हूँ जो आपसे चैट करती थी, और मैं लखनऊ पहुँच गई हूँ। मैं फिर और घबराहट हो गई, मैंने कहा लखनऊ क्यों? उल्टा। तो उसने कहा नहीं वो ला रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में हम ट्रेन बदलते हैं, कभी किसी में कभी किसी में, ऐसे करके ला रहे हैं। मतलब इतनी सिक्योरिटी से वो लोग लाए। तीसरे दिन हमको दिल्ली मिल गई लड़की, थैंक गॉड। हमने आज तक भी उसके माँ बाप को नहीं बताया कि बच्ची कहाँ थी, ऐसी घूमती फिरती हमको मिल गई। ये तो किस्मत वाली बात है, कुछ लोग मिल जाते हैं। हाँ, हाँ, कितना हज़ारों लड़कियां हैं जो हज़ारों। अब उसने 1 साल में जो झेला, हाँ, उसकी आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मुश्किल से अभी 17 साल की हुई है। तो बहुत ज़रूरी है हमें बच्चों को ये बताना कि आपके माँ बाप से ज़्यादा आपका और कोई वेल विशर हो नहीं सकता। कुछ ऐसे भी न्यूज़ आए मगर खुद हस्बैंड अपना वाइफ को। हाँ बिल्कुल। और देखिए उस लड़की ने, वो MP की थी वो महिला, उसकी एक 3 महीने की बेटी थी और लगभग 5 साल का एक बेटा। और पति लेके आया कि दिल्ली काम है बहुत, यहाँ काम नहीं है हमारे पास, गुना के रहने वाले और वहाँ काम करेंगे। तो आ गई वो, तो बेचारी क्या करती, काम नहीं चल रहा था, और यहाँ लाके बेच दिया मात्र 30,000। हमको नहीं पता लग रहा था कि कोई लड़की, कोई महिला ऐसे भी की है, क्योंकि वो तो नहीं लगता है, चेहरे तो वो ब्लैंक कर देते हैं 2-4 दिन में। लेकिन उस महिला ने हिम्मत नहीं छोड़ रखी थी। वो हर दिन क्या कोशिश करती थी, कभी तो उसके पास एक छोटा सा फ़ोन था जिसका सिम तो उन्होंने निकाल लिया था। फिर उसने कहा कि ये मेरी निशानी तो मेरे पास रहने दो, इसको मेरे पति ने दिया था। इतने के बाद भी पति ने दिया था। तो एक दिन उसने, जबकि उसके पीछे उसकी मंशा कुछ और थी, वो खिड़की पे जैसे खड़े होना है, यहाँ तक खड़े होना है, तो खड़ी हुई। तो उसने कहा अरे मेरा तो फ़ोन निकल गया मेरे ब्लाउज में से, मैं लेके आती हूँ। मालकिन ने वहीं बैठ जाए, हम ले आएंगे, और उसमें कुछ रिसीव में ना, वो 10 रुपये का इतना सा फ़ोन नहीं, हम ले आएंगे। वो ला दिया। फिर अगले दिन की, अरे मेरे हाथ में पैसे थे वो गिर गए नीचे, वो ले आऊँ जरा, नहीं जी लो, हम ले आएंगे, 10 रुपये की तुम दिखा रही हो। लेकिन फिर उसने हिम्मत ना छोड़ के, सर्दियों के दिन थे और उसने कई दिन रेकी की,
कब सब सोती हैं, कब दिन में बाजार थोड़ा सा खुलने लगता है धीरे धीरे, और कब सफाई वाले आते हैं नीचे। तो वो टाइम उसने फिक्स किया। वो ठीक 5 बजे निकली। कब उसने चाबी चुराई होगी, क्या किया होगा, ये तो वो जाने, क्योंकि इतना नशा, इतनी बेहोशी हो जाती है कि वो जहाँ पड़ी है वहीं सो जाती है पूरा दिन के थक के। तो उसने चाबी से खोला, धीरे से निकली, और बच्ची भी छोड़ दी उसने, वहीं छोड़ दी और निकल गई कि कहीं रोए और मैं पकड़ी जाऊँ। और ऐसे जैसे पुराना शहर हमारा काफ़ी ऊंचा है, ऐसे ऊंचाई पे बसा, तो आज भी कभी पानी नहीं भरता। तो वो जीने से उतरो, फिर ऐसे वो बना देते हैं एक रैंप जैसे, उसके नीचे घुस के बैठी। गहरी नालियाँ हैं छोटी छोटी, ओके। पुराने ज़माने की, पानी चल रहा है, और देखिए वो उसमें बैठी है, चुप लेट गई बस बिल्कुल गंदे पानी में, ये इंतज़ार करके कि कब कोई नीचे आना जाना शुरू हो। फिर जब उसे दिखा कि थोड़ी सी आवागमन शुरू हो गया, फिर वो वहाँ से भागती है कि अब मुझे पकड़ेंगे भी तो 4 लोग देखेंगे, हमारे बारे में कुछ नहीं जानती। अभी उसको 8-10 दिन हुए, और भाग के गई तो पास ही एक टेम्पू, चेन डाल देते हैं, रात को छोड़ देते हैं कहीं भी, तो खंबे में लगा के टेम्पू खड़ा कर रखा था, तो उस टेम्पू में छिप के बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही वो टेम्पू वाला आ गया, वो देख के घबरा गया, भाई तुम कौन, पानी टपक रहा है उसमें से। तो उसने हाथ जोड़ लिए, मुझे बचा दो, कैसे भी मुझे वहाँ बेच दिया मेरे पति ने। उसने तुरंत हमें फ़ोन किया, मेरा फ़ोन नंबर सबके पास जातर, तो मुझे फ़ोन किया कि दीदी एक महिला है, मैं नहीं जानता कौन है, और आप जल्दी कर लो, मैं ज़्यादा देर नहीं रोक सकता, कभी मेरे पीछे आके कुछ करे। तो मैंने फिर अपने साथ के एक जो नज़दीक में थे उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बहुत जल्दी जाओ, कपड़े लेके जाओ, उसको कपड़े वपड़े बदलवाओ, ला के अब घर आ रही हूँ। मैं चली गई। इस बीच वहाँ शोर शराबा होने लगा था, भाग गई, बच्ची थी उसकी, ज़्यादा नहीं कर रही थी क्योंकि बच्ची है, ये देगी कमा के। इस बीच उस महिला को जब मैं पहुँच गई तो उसने कहा मुझसे कि दीदी मेरी बच्ची है 3 महीने की। मैंने कहा उसको लाई क्यों नहीं, वो तो अब नहीं देंगी। तो बोली उसको लाती हूँ रोने लगती है, फिर नहीं आ सकती थी। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। हम जाने लगे वहाँ, तो किसी ने मुझे तभी शोर मचा कि जी वो तो बच्ची को लेकर भाग गई। एक बड़ी सी गाड़ी थी स्कॉर्पियो टाइप की, उसमें लेके भागी इधर हापुड़ रोड की तरफ। वो भी मैंने सोचा भगवान का ये मुझे एक सिग्नल है। मेरा मायका जो गांव पड़ता है वो हापुड़ रोड पे है। मैंने अपने जो भी गांव देहात के चचेरे तहेरे भाई थे उनको कहा कि बहुत जल्दी करके थाने के सामने चेन बना के गाड़ी रोक लो, एक स्कॉर्पियो जैसी आ रही है, सुबह सुबह बहुत गाड़ियाँ तो है नहीं, तो उसे रोक लो। तो कहती पुलिस कुछ नहीं करेगी, मैं पहुँच रही हूँ। तो उन्होंने खैर उसे जैसे देखा कि चेयरमैन, ये उनको वो मेरी पूरी रेकी रखते हैं, उनको पता है कि यहाँ का मायका है। तो उससे पहले ही वो कच्चे पे उतर गए, पर बच्ची को फेंक गए ऐसे ही। तो एक ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी बच्ची तो मिल गई। मैंने कहा बस अब मत छेड़ो उसे, वो कच्चे पे उतर गए, उतर जा, छोड़ दो बच्ची को लेके, एक जना आ जाओ। वो लेके आ गए। अब मैं वहाँ ऊपर गई, मैंने कहा उसका कुछ सामान होगा उसे भी ले आओ, या इनका भी मैं देखती हूँ क्या एटीट्यूड है। मैं जाने ही लग रही थी तो एक बच्चे ने मुझे ऐसे करा, पल्लू पकड़ के। तो मैंने कहा हाँ बेटा पैसे चाहिए, वो जो कही है ना वो मेरी मम्मी है। अच्छा मैंने कहा फिर ऊपर मेरी मोटो है, उसे बचा लो। कहीं मोटो कौन है बेटा, मेरी ऐसे करके कह रहा है इतनी सी बहन है। मैं पर उसमें सीने से लगाया पहले, तो मैंने कहा बेटा तेरी मोटो तो बच गई, आ गई है मम्मी के पास है, और चल तू भी अब लेके चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पति नहीं बेचते, सुरक्षित है, वो महिला काम कर रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों, नारी निकेतन में है, ठीक रह रही है अच्छे से। मगर सज़ा देता है भगवान। अभी रिसेंट में क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ तो मैं मुकदमा लिखाती हूँ। तो उनके खिलाफ कुछ केस वगैरह किया? हाँ किया, ओके। चल रहे हो। तो मुझे अभी एक तारीख पे मैं गई, मुझे उनके वकील साहब कहते हैं बहन जी अब तो आज़ाद कर दो उसे। मैंने कहा क्यों, बहुत सज़ा मिल गई। कभी कुछ भी नहीं मिली, जो उस औरत ने झेला होगा 8-10 दिन में, और अब तक झेल रही होगी कि मेरा पति। तो बोला जी अब तो किसी के लायक ही नहीं, आ तो सकता ही नहीं, अच्छा 10 साल चल जाए मुकदमा ऐसे ही पड़ा रहेगा। मैंने कहा क्यों, कि वो तो बिस्तर में है, उसको लकवा हो गया है और कोई करता नहीं है उसकी, में कौन करेगा। बेटे को तो वहाँ भेज दिया, बेटी को वहाँ भेज दिया, कौन करेगा अब। पढ़ने दे मरने दे उसको ऐसे ही, ना मैं इधर से मुकदमा ख़त्म करूँगी ना, और उसको भगवान देखेगा जैसे। नहीं डरते लोग। मैंने देखा है कि लोग वहाँ जिन्होंने ये सब काम किए, बहुत लोगों को मैंने देखा कि बहुत बुरे हालात में मरे हैं। खुद रेस्क्यू ऑफिसर को मैंने देखा, अभी मरा नहीं है,
रिटायर हो गया लेकिन इस बुरी हालत में है, अगर मुझे सुनेगा तो मुझे 1000 गालियाँ फिर भी देता है। कभी रेस्क्यू नहीं किया। मैं एक चीज़ बताइए, जो लड़की यंग है, हाँ सारी चीज़ें कर रही, हाँ। जब इन लोग 50-60 के हो जाते हैं 50-60, तो 25-30, अच्छा, उसके बाद नहीं है उनकी ज़िंदगी। ओके, फिर उसके इनको बाद क्या नहीं है। क्या करते हैं? आप क्या सोचते हैं 15 से 20 कस्टमर हर रोज झेलने, बिना अच्छा, ड्रग्स के सवाल ही ओके, नहीं उठता। हम्म, दर्द को झेलने के लिए उनको हर वो गोली खानी पड़ती है कि जो उनका दर्द ना जाहिर हो, उसमें चाहे वो नशा हो, चाहे वो, और वो नशा ऐसा होता है कि आपको दिख नहीं रहा कि ये नशे में लड़की, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल शांत है। तो एक के बाद एक आता रहे तो फर्क नहीं पड़ता। 25-30 साल तक वो ऐसे हो जाती हैं कि कोई उनके पास खुद ही नहीं जाना चाहता। ये नहीं, हम्म, दूसरी दो नई लड़की मांगते हैं। ओके, उसके बाद नहीं कुछ रह जाता, या तो वो फिर कस्टमर की दया पे डिपेंड हो कि वो हर कस्टमर से करें रिक्वेस्ट कि मुझे 10 रुपये दे देना, आज मेरे पास नहीं, या इस हालत में आ जाए कि मैं 50 रुपये में चलूँगी तुम्हारे साथ, मैंने शाम से रोटी नहीं खाई, सुबह से रोटी नहीं खाई, मुझे एक बार 50 रुपये, इस हालत में आ जाए। या फिर वो ट्रैफिकर बन जाए, बाहर जाएं अपने एरियाज़ में, जहाँ जहाँ भी कहीं की हैं वो, वहाँ से लाएंगे, देखो मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो काम किया इतने साल, कोई भी कुछ सोचता हो चलो तुम्हें भी काम पे लगाऊंगी, एक दो तो फंसेगी कोई तो वो उनकी रोजी रोटी का साधन बन जाए। तो वापस नॉर्मल ज़िंदगी बिल्कुल नहीं आ नहीं पाते। नहीं नहीं, जो निकाल दी वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हैं, हम्म, और एक को छोड़ के कभी वापसी भी नहीं हुई, जो भी लड़की निकाली उनमें से एक लड़की तो वापस आई, बाकी नहीं। ओके। कभी ऐसे कुछ होता है मैं रेस्क्यू में हमने सही से रेस्क्यू नहीं कर पाए तो वापस इन लोग वहीं पर जाके फंसे, ऐसे कुछ हुआ? नहीं नहीं, रेस्क्यू करने के बाद भी, घर जाने के बाद भी वापस आई एक लड़की, ओके, और जब मैंने उससे कहा कि तू क्यों आ गई हम्म, फिर से इस नर्क में, कह रही यहाँ से ज़्यादा नर्क वहाँ है, मेरा भाई का परिवार को रोटी भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, और इससे तो अच्छा मैं अपना परिवार, बच्चे भाई का परिवार पालूंगी, मैं यहाँ ठीक हूँ, जब मुझे 15 साल यहाँ हो गए तब मैं यहीं रहूँगी। ऑलरेडी मैंने भी कुछ नहीं कहा उससे, हम्म, कोई रास्ता नहीं था, बाकी तो मेरी कोई बच्ची वापस नहीं आई, ओके, अपने घर में सुरक्षित हैं। शादियाँ भी कराई हमने, थाने में भी कराई, जबरन कराई पर सुरक्षित हैं, ठीक है, खुश हैं। गुड। मैं अगर कोविड के टाइम पे देखेंगे तो सारा बिजनेस तब बहुत सारे लोगों को बिजनेस वगैरह बंद हुआ, नुकसान वगैरह हुआ, तो उस टाइम पे इन लोगों को कैसे था इनका, क्योंकि गवर्नमेंट तो आई डोंट थिंक सो कुछ सपोर्ट करता होगा खाने पीने नहीं का। देखिए मुझे एक दिन, मैं जैसे सबको पूछ रही थी मैं, हम्म, मेरे साथी भी जितने हैं भी बता देना, अगर दिक्कत हो राशन या कुछ इस तरह की चीज़ें भिजवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारा शहर बड़ा दान देता है, ऐसा नहीं है, तो दे भी रहे थे लोग। मैंने कभी तुम्हारे यहाँ कुछ भिजवाऊँ क्या, सभी कमरों में कुछ भिजवा दें, अरे ना दीदी आप हमें बताओ कहीं भिजवाना क्या, तो क्या बात करी हो, अरे हाँ, तो मैंने कहा अच्छा जमा जोखो निकालोगी अब, और बाद में नहीं चलाई बाजार तो क्या करोगी, बोले ना जमा जोखो थोड़ी, हमारे पास तो कस्टमरों का ढेर लगा पड़ा है, और मैं कैसे, अरे तो बोले तो ये, वो थोड़ा गंदी ज़बान में बोलती हैं कि ये मर्द जाते ये कुत्ते हैं ये तो अब सूंघते सूंघते वो भी आ रहे हैं जिनको बाहर के चस्के थे, अब तो वो भी आ रहे हैं, और हम अपना मुंह मांगा पैसा मांगते हैं, नहीं तो जाओ, नहीं है ही नहीं कोई लड़की मेरे पास, तो उन्होंने तो खूब पैसा कमाया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कितनी कुत्सित मानसिकता है ये, कि आप ऐसे कोविड जैसे, एक तो इतना छुआछूत के नहीं, कोई अगर कोई खांसने भी लगा, अरे ये दूर हटाओ इसको, तो कोई मुंह पे कपड़े बंध रहे हैं, आप परेशान, और वहाँ जा रहे हैं, बताइए तब आपको नहीं लगा कि आपको बीमारी लग जाएगी, और टचवुड उनको किसी को कोई बीमारी नहीं लगी। वो ऐसी जगह है जहाँ आदमी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, एंजॉय करने कम जाता है अपना फ्रस्ट्रेशन, और अपनी कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश को ज़्यादा करने जाता है, और कोई ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर चलो वहाँ एंजॉय कर आए, मन और फ्रेश हो जाएगा घर की समस्याओं से, कोई वहाँ घर की समस्याएं दूर करने जाता। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं कि वो पीट के जाते हैं, हाँ फिजिकल अब्यूज़ करके। हाँ हाँ बिल्कुल, फिजिकल, मैंने शायद आपने देखा हो, मैंने एक पॉडकास्ट में बताया, एक नहीं कहीं में बताया कि 60 साल का आदमी आता है, 60 62 65 का होगा पता नहीं, कमर झुकी हुई थी, हाथ पीछे किए हुए, बहुत ही गंदा सा, मैंने सोचा ही नहीं कि यहाँ कोई काम करने वाला होगा, तो उसने कहा इसको भेज दे, एक लड़की चौकी है, मैं वहीं बैठी हूँ, तो मन करे क्यों भेज रही लड़की, अब इसके उसकी क्या है, छोड़ो, पैसे तो देके जाएगा। कभी कभी मैं मजबूर हो जाती हूँ कि मैं अब इनके प्रोफेशन में क्या कहूँ, वो ले गया उसको, लड़की को, और 16 साल की मुश्किल से लड़की होगी, थोड़ी देर में बड़ी आवाज़ आई लड़की की, मैंने कहा ये क्या है भाई,
तो उसने कहा दीदी तुम्हें तो पता है कि अगर लड़की आवाज़ ना करे तो ये बाहर निकाल देंगे कि दूसरी दो, ये तो ठंडी है। मैंने कहा नहीं, ये वो चीखनी है, तो बहुत दर्द है इसे, बाहर निकालो नहीं तो मैं पर्दा हटा दूँ। बाहर निकालो, कौन से दरवाजे थोड़ी लग रहे हैं, कोई पर्दे पड़े हुए हैं, इनके भी लगा दी। मैंने कहा मैं पर्दा हटा दूंगी, निकालो बाहर। तो उसने कहा आ जाओ बाहर आओ, क्या करा तुमने लड़की के साथ। तो वो बड़ा हंसता हुआ आया बाहर 1 सेकंड में, यानी मतलब उसने कपड़े तो उतारे हुए नहीं थे, ऐसे कैसे ही निकल आया और इतना गंदे तरीके से हंस रहा था वो। मैंने कहा यहीं रुको, इससे पहले मैं देखूंगी लड़की को हुआ क्या। लड़की आई बाहर तो उसने शॉर्ट्स पहन रखा था, टॉप पहन रखा था, उसके पैरों में से ब्लड आ रहा था। मैंने कहा ये क्या पीरियड से थी लड़की? तो नहीं तो फिर भी उसने पूछा कंफर्म करने के लिए कि तू पीरियड से थी कि नहीं। उन्होंने कहा इसने किया ये। मैंने कहा किया क्या है? तो ऐसे रो रही वो कि मैं बता नहीं सकती, मुझे क्या अजीब सा हो रहा था। मैंने कहा भाई पूछो, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मैं इस आदमी के साथ कुछ कर दूंगी, बताओ क्या हुआ इसके। तो इसने कहा वो मैडम पैर के अंगूठे को डाला इसने इंटरनल पार्ट्स में, देखो नाखून कैसा है इसका, कटा फटा गंदा सा नाखून, और वो इंटरनल पार्ट्स में उसने डाला उसके। सिर्फ उसकी चीखों में उसका आनंद था, सेक्स करना उसके बस की नहीं था, ये उसका आनंद था। वहाँ हर आदमी अपना प्लेजर ढूंढने जाता है, उनके दर्द में, उनकी चीखों में, उनकी आहों में, ये उनका प्लेजर है। वहाँ सेक्स प्लेजर है ही नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे कि वो सेक्स करने जाते हैं, वो सेक्स से ज़्यादा टीज करने जाते हैं कि वो उन्हें कितना दर्द दे सकें, कितना दुख दे सकें, ये बातें करते हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो आराम से सेक्स करे और चला जाए, नहीं, हर कोई अपने ढंग से जो करना है वो करता है। स्कॉट सर्विसेज हैं, जो कॉल गर्ल्स रैकेट है, जिगोलोज हैं, वाइफ स्वैपिंग है, ये हमारे समाज का ऐसा कलंक है जिस भारतीय संस्कृति का लोग मतलब जिसको बड़ी श्रद्धा से देखते थे विदेश भी। आज हम क्या चल रहे हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं, पैसा है तो हम जिगोलो हायर कर रहे हैं, पैसा कमाने के नहीं है तो हम एस्कॉर्ट सर्विसेज चला रहे हैं, हम आपके मसाज पार्लर्स, जिम, इनमें बिल्कुल आप मस्पा सेक्स हो ढूंढ गया, रहे हैं। मेल प्रोस्टिट्यूशन तो और राइजिंग होगी। और प्राइसिंग क्यों, किस जगह जा रहे हैं? और हर दिन देख रहे हैं, हर दिन रेड हो रही है, सब जगह हो रही है, लेकिन क्या है कि कानून में बड़ी खामियां हैं। अगर बालिग है तो छोड़ दो, वो कहेगी मैं तो मर्जी से थी सब, कुछ अमेंडमेंट करने होंगे। मर्जी से भी आप वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते, वृत्ति कह के आपने उसको कह तो दिया। आप जब सेक्स वर्कर कह रहे हैं, और जबकि मैं आपको एक कटु सत्य बताऊं, उन्हें हरगिज भी सेक्स वर्कर कहलाना पसंद नहीं है, ये मत कहो। आप यौन कर्मी कह रहे हैं तो फिर वो अधिकार दीजिए जो एक कार्मिक को देते हैं, जो आप वर्कर को देते हैं। आप जो वर्कर कह देते हैं किसी को भी, चाहे वो प्लम्बर हो, मैसन वर्कर हो, वो सब वर्कर की श्रेणी में आते हैं। उसके लिए बाकायदा आपने मजदूर कार्ड बना रखे हैं, तो ये भी तो वर्कर हुई ना। तो कानूनी तौर पे आप ITP एक्ट में साफ इनको यौन कर्मी लिखा हुआ है, सेक्स वर्कर लिखा हुआ, यानी देह जीवा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वो देह का इस्तेमाल करके जिंदा रह रही हैं, तो फिर उनको वो मजदूर कार्ड क्यों नहीं? अगर आप यही कह रहे हैं, या तो फिर इसे आप ये कह दीजिए कि कतई इलीगल है, बिल्कुल डिमोलिश कर दो और इन महिलाओं का पुनर्वास करो। फिर कोई दिखे सजा दो, जो स्वेच्छा से कर रही हैं उनको सजा दो, उनको भी जेल भेजो। जो समाज को खराब कर रही है, ये समाज को खराब नहीं कर रही, समाज खुद खराब होने जा रहा है उनके पास, वो नहीं कर रही हैं। आपके घरों में नहीं घुस रही, ये आपके घरों में घुस रही हैं, या पोल पे खड़ी हैं और आपको ये अंगूठा दिखा के कह रही हैं कि मैं अवेलेबल हूँ, है ना। वो आपको ये अंगूठा दिखाएगा आप अवेलेबल है। गौर करके देखिएगा, कभी किसी रेड लाइट पे किसी लड़की को खड़ा देखें और उसके हाथ में मोबाइल हो, और ये उस ज़माने से चल रहा है जब किताब हाथ में थी। तो ये ऐसे है। मैं आपको हैदराबाद की घटना बताती हूँ। ओके। मैं एक एक्सपीरियंस शेयरिंग विजिट पे गए थे हम, कर्नाटक और आंध्र का। ठीक है, हम हैदराबाद में थे, एक 7 स्टार होटल था, मैं भूल रही हूँ अच्छा सा। तो हमारे साथ 2 IAS ऑफिसर थे और 2 NGOs में थे। ऐसे गुजर के हैदराबाद में आज भी बहुत देर में रेड लाइट पार होती है, उस समय भी होती थी देर में। तो एक लड़की हमको काफ़ी टाइम से दिख रही थी और पोल पे खड़ी किताब ले रखी थी। यस, मैंने कहा सर ये शायद बच्ची को कोई वाहन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग लिफ्ट दे दें, कहीं तक जा रहे। क्या गजब बात करती हो, 2004 की बात कर रही हूँ मैं, आप देखिए आप कितनी शॉकिंग है ये बात। तो उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रही हैं, इसी एरिया में काम कर रही हैं, इसी के लिए काम कर रही हैं, और आपको ये नहीं पता ये कौन है? मैंने कहा कौन? तब एस्कॉर्ट नहीं कहते थे, तब कॉल गर्ल कहते थे कि ये कॉल गर्ल है, और ये जो अंगूठा ऐसे है ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं अवेलेबल हूँ। अब मैं बरसों बाद देखती हूँ रेड लाइट पर खड़ी है, तो ये है, ये मोबाइल है,
आप गुड़गांव चले जाइए एमजी रोड पे, शाम होते देख लीजिए। कानून की खामी पुलिस के हाथ रोकती है, सरकार के हाथ रोकती है, प्रशासन के हाथ रोकती है। सड़क पे खड़ी होकर वो हैं खराब औरतें जो सड़क पे खड़े होकर आपको आमंत्रित कर रही हैं। वो सड़क पे नहीं खड़ी, वो अपने परमिसेस पे, आप जाए ना जाएं, खींच के नहीं लाएंगी आपको, भूखी मर जाएंगी, खींच के नहीं लाएंगी। और आप पॉश दिख रही हैं, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, शूज़, ज्वेलरी, ये जुटाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। देह का इस्तेमाल, देह जीवा ये है, वो देह भी जीवा नहीं है। ये इजी मनी हो गया एक तरीके इजी मनी इनके लिए, और बड़ा पैसा, 1,50,000 ले सके, 50,000 ले सकती है एक रात की। उनका क्या है, 250 से 300 रुपये उनका लास्ट रेट है। इतना, जिसमें उनकी रोटी भी है, उनका कपड़ा भी है, लोगों का देना भी है, चाहे पुलिस हो, पिम्स हो, मालकिन हो, सबका देना भी है उसी 250 रुपये में से। इनको तो किसी का देना भी नहीं है, तो बताइए क्या कर सकते। पुलिस इन्हें छू भी नहीं सकती कि ये पुलिस को देंगे, ये तो खुद से ही चिल्ला के उनको बदनाम कर देंगे। तो क्या सोच रहा है हमारा समाज, पता नहीं लग रहा। शाम को कभी भी चले जाओ आप, अपने दिल्ली में इतनी 1000 जगह बता दूँ, मैं अपने मेरठ में देख रही हूँ, छोटा सा मेरा शहर, दुपट्टा मुंह पे बांध के और बस अड्डे के सामने खड़ी है पूरा दिन। 10 to 5 की, घर में क्या रखा, 10 to 5 जॉब लग गई, वहाँ जा रहे हैं और 5 बजे अपने घर चली जाएगी। तो ये हैं खराब औरतें कि वो हैं? मैं इन्हें खराब औरतें कहती हूँ। मुझे हरगिज़, मैं अगर मेरी मदर होती तो मैं उनसे ज़रूर पूछती कि ये खराब औरतें कि ये खराब नहीं। मुझे बचपन सिखाया गया ये खराब औरतें, इनको नहीं देखना, पर सच में वो कहीं से भी खराब नहीं है। ना उनके इमोशन कहीं मर जाते, ना उनके, जब भी कभी कोई बात आई, बड़ी छोटी छोटी मैं इवेंट की आपको बात बताऊंगी। एक बात चली थी कि ताजमहल को शामिल किया जाए उसमें, फिर धरोहर में कुछ बातें, 8वें आश्चर्य में या क्या। हाँ, जब भी रेड वगैरह पड़ता है तो लड़कियों को तो अरेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट जो कस्टमर्स, उनको तो कोई कुछ करता ही नहीं। कस्टमर्स मिलते ही नहीं किसी को, पुलिस को कस्टमर्स मिलते ही नहीं कभी। तो ये कैसे मैं हो भी सकता पूछती हूँ कैसे होता है ऐसे। भाई मैं तो रेड करती नहीं, मैं तो रेस्क्यू करती हूँ, मेरे तो फोकस है ये लड़की है, मुझे पता है कस्टमर मेरे सामने भी आ रहे हैं, छेड़ती भी नहीं। लेकिन तुम तो रेड कर रहे हो, दर दर करके तुम 150 पुलिस वाले चढ़ रहे हो, चारों तरफ से घेर रहे हो, फिर लड़कियों को बेसमेंट हो। कस्टमर कहाँ भाग जाता है उस टाइम? लड़की क्यों नहीं भाग पाती उस टाइम? मेरा सवाल सरकार से हमेशा से, प्रशासन से हमेशा से कस्टमर कहाँ है? फिर अगर कस्टमर नहीं है तो फिर ये वेश्यावृत्ति कैसे है? तो केवल इनका खड़ा होना वेश्यावृत्ति हो गया फिर? ये तो देखिए बड़ी कॉमन सी बात है कि हम और उस चीज़ को मुंह फेर लेते हैं जो हमारे हित में दिखाई दी, जो हम, अब सब स्टेक होल्डर्स हैं, सब कहीं ना कहीं। किसी को मारपीट में आनंद है, किसी को मुफ्त का सेक्स करना आनंद है, किसी को पैसे छीनने में आनंद है। तो वहाँ तो हर चीज़ का आनंद आदमी लेना चाहता है बस। ये जो लेडीज है माँ, ये कैसे इतना दिन तक ट्रैप में रह जाती है? उधार का ऐसा कुछ गेम चलता है इनके ऊपर, पैसे दे के उधार, या कोई ब्लैकमेलिंग चलती है? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक लड़की खरीदी गई, कोई बहका के लाया और यहाँ बेच दिया, सौदा हुआ, वो 50-60 हज़ार से ऊपर की तो कीमत ही नहीं है, उसकी 50,000 कीमत लग गई, ले ली मैंने, खरीद ली। अब मैं तब तक उसको वहाँ धंधा कराऊंगी जब तक कि वो 50,000 पूरे ना हो जाए, मैं ब्याज के, मतलब वही खरीदी गई और वही अपना पैसा उतारेगी। जैसे उसने खुद कहा होगी मुझे खरीद लो, वो ज़िंदगी भर नहीं होता। जब तक वो सेक्स करती रहेगी, इस लायक होगी, तब तक वो पैसा भी खड़ा रहेगा। अब वो भूखे मरो या प्यासी मरो, अब मालकिन से कुछ लेना देना नहीं, जाओ जहाँ जाना, कहीं भी जाओ। कभी इनका तबीयत खराब हुआ तो कुछ देखभाल करते हैं इनका, बस इसी उनके हाथ पे देखिए छोड़? जब तक लड़की इस सब काम में उसकी नहीं करेंगी, ये तो उनकी वस्तु हैं, इन्हीं के ज़रिए तो खा रहे ऑब्जेक्ट हैं, तो ये तो करते हैं इतना। तो एक झोला छाप डॉक्टर भी आता है सबके लिए देखने, कॉमन ART सेंटर्स में भी जाती हैं, वो तो हमने कंपलसरी कर रखा है कि नहीं जाओगे तो मार मार के लेके जाऊँगी, हर महीने चेकअप कराओ। हालांकि अब बिना प्रोटेक्शन के कोई भी वहाँ सेक्स नहीं करता, पर फिर भी कोई भूल से कुछ हो जाए या ऐसा, तो उसके लिए हम कराते हैं। जब इनका कुछ बच्चे हो जाते हैं, लड़का लड़की, इनका कैसे फ्यूचर होता है? अगर लड़की पैदा हो तो क्या नहीं, फ्यूचर है, अभी लड़का तो हो तो? अभी देखिए वो पुरानी बात है, अब तो फ्यूचर है। मैं किसी बच्चे को नहीं रहने देती कि वो पढ़े ना, मेरा हर बच्चा, मुझे किसी से कितना भी भीख मांगनी पड़े, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है, और हाईली एजुकेटेड हैं, MCA MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, और दूसरे बच्चों को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं जिनकी जॉब लग गई। अभी एक बच्ची बैंक में PO हुई है पिछले साल, पिछले नहीं अब 2 साल हो जाएंगे, शादी भी हो गई उसकी, और अपनी माँ को घर दिया उसने। क्योंकि मुझे ना बहुत पहले लग गया था, 20-22-25 साल पहले, कि इससे रेस्क्यू से कुछ होना नहीं है।
ज़रूरत है कि खुद से मोटिवेट हूँ। तो उसके लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं था कि एक बच्चा कहे कि मम्मी ये अच्छा काम नहीं है, छोड़ दो। अब ये वो तब संभव था जब बच्चा पढ़ने लगे, दूसरे बच्चों के घर जाने लगे और देखने लगे कि औरों के माँ बाप कैसे हैं। हमारा कोई बाप नहीं है, हमारी केवल माँ है। तो माँ को सम्मान देना भी सिखाना था कि माँ तुम्हारे लिए झेल रही है। और ये भी ज़रूरी था कि वो कहें। हमने तो कहना छोड़ दिया था कि आप निकल जाओ। अभी बच्चों ने कहना शुरू कर दिया था कि तुम चिंता। फिर दूसरा उनकी सिक्योरिटी थी कि 25-30 के बाद उनके पास कुछ रह नहीं जाएगा। तो बच्चा खुद से कहे कि माँ मैं कमाऊँगा और तुम रहो। तो अभी तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं। इन लोग जब हम रेस्क्यू करके बाहर लेके आते हैं, वहाँ बाहर समाज इनको एक्सेप्ट करती है जॉब्स ना, देने में, नहीं। फिर इनका जीवन देखिए कैसे ज़्यादातर तो हम ASTU को देते हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने को देते हैं। कुछ ऐसी लड़कियां हैं कि जो हमसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमें कहीं भी रख लो, पर हम नानी निकेतन भेजो। माँ बाप की तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। हमने शादियाँ की हैं बहुत लड़कियों की, और मुझे मेरी एक भी बेटी ने कभी निराश नहीं किया। कभी किसी के घर से ये शिकायत नहीं आई कि मैंने एक तो गूंगी बहरी की ओके और कहता है उसका पति कि लड़ती बहुत है। मैंने कहा लड़ती कैसे है? हाथ पर बर्तन फेंकेगी, बच्चों को कूटेगी खूब जब बात नहीं कह पाएगी। तो अभी मैंने कहा फिर इसका सोल्यूशन क्या? मैंने निकाल लिया है। मैंने इसको लिखना पढ़ना थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूँ कि तुझे लिख के गालियाँ दे जो देनी है। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे पोते का जन्मदिन था और वो उसमें आई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे गले लग गई। तो ऐसी मेरी अभी एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि जैसी आपने उनकी शादी करवाई एक हमारी भी करवा दो। इतनी अच्छी बहू दी है आपने कि भाषा भी ठीक से नहीं समझती थी, अब तो हिंदी बोलती है। आसामी थी वो लड़की और सब काम करती। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने उनको कहीं अच्छे घरों में ब्याह दिया, वो बिल्कुल हैंड टू माउथ है। मजदूरी करने वाले लोग हैं, खेती मजदूर हैं, किसान मजदूर हैं, या रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन इज्जत से रहे, क्योंकि उस ज़िंदगी से बेटर उनको वो लगा कि ये घर बसा रहे। बिल्कुल बस इतना है। हाँ, 7-8 लड़कियाँ मेरी कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही हैं किसी मॉल में, नाम नहीं बताऊँगी, और अच्छे से कर रही हैं। अभी शादी भी नहीं करना चाहती हैं कि नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। बड़े कटु अनुभव हैं। पर ज़्यादातर लड़कियों की शादी हुई हैं जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने नारी निकेतन जाती हैं, वहाँ से भी उनकी शादियाँ, और सरकार पुनर्वास करती है। मगर सरकार की पहल नहीं है पुनर्वास में, सरकार करती है रेड, और रेड से मुझे बड़ी नफरत है। रेड क्यों? रेड का तो प्रावधान ही नहीं है ITP एक्ट में भी। रेड का मतलब वो कोई, तुम क्या छापा मार रहे हो भाई? छापा क्या है ये? अरे तुम जब एक तरफ तो कह रहे हो कानून कह रहा है कि जो मर्जी से कर रही है वो लीगल है, फिर आप उन्हें कैसे छेड़ सकते हैं? और उसका नतीजा क्या होता है? लड़कियां गई इकट्ठा, अपने ट्रक में भरी, उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे ये फलाना, ये नाम, अच्छा उम्र, सब ये आधार कार्ड है, बाली गए। क्या कर रही थी वहाँ पे? साहब मर्जी से थी, चलो हटो। आ गई शाम तक घर। अब ये क्या किया आपने? केवल दिखाने के लिए कि हमने तो कर दिया खाना पूर्ति, हम चिल्लाए ना, हम खाना पूर्ति हो गई। तो ना सरकार की मंशा है और ना समाज की। समाज गालियाँ देता है उनको दिन रात। मैं 4 साल की उम्र से झेलती हूँ कि मेरी माँ कहती है मुझे ऊपर नहीं देखना, जो बच्चा जानता भी नहीं ऊपर क्या है, लेकिन वो देखेगा ज़रूर। लेकिन ऐसा कोई रास्ता कभी नहीं बताया गया कि ये अच्छी औरतें भी हो सकती हैं। मतलब मुझे तो खुद नहीं समझ आता कौन सा रास्ता था कि मुझे खींच खाच के वहाँ ले गया। अजीब अजीब इंसिडेंट्स हुए कि मेरे घर के सामने एक घर, और उसमें एक महिला, बहुत वृद्ध महिला, इतनी कि शायद मुझे लगता है कि उनकी 75-80 के करीब की उम्र हुई, कमर झुकी हुई, और पूरा दिन वो पैर में भी कपड़े, सिर में भी, और उनको सफाई का मीनिया था, और उन्होंने घर लिया। और उनके एक बुजुर्ग पति सो कॉल्ड थे, जिन्होंने, उनके ऊपर बाद में पता लगा, उनको उसी नाम से सब बुलाते थे मोहल्ले में, उनका नाम लेके कि ये है वो प्रोस्टिट्यूट। तो हमें उसको भी देखना कि अच्छा ये औरत ऐसी भी रह सकती हैं। फिर हम छेड़ना शुरू कर दिया कि हमने कुछ भी, अपने जो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी थे उनको कहा कि भाई कुछ करो इसके बाहर। तो मेरे फादर की सिगरेट की डिब्बी हमने दी, मेरे फादर सिगरेट पीते थे, सिगरेट की डिब्बी दी, उसमें थोड़ा सा दूध डाला, कुछ और रखा, उसके घर के बाहर रख दिया। वो चिल्लाती, फिर खूब गालियाँ दे दी। मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे कोई खींच खींच के ले जा रहा है। लेकिन फिर मेरी उनसे इतनी आंतरिकता हुई कि मैं बहुत जाने लगी, अम्मा अम्मा करके उनके पीछे लगी, छोटी सी थी। तो कहती बेटा मेरे घर मत आया कर। तो वो भी हुआ। या फिर कोई लड़की मेरे साथ पढ़ रही है, उसने कहा मैं उस खराब औरतों में से एक की बेटी हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें थी। मगर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि अगर वो सोसाइटी में भी रह रही है तब भी उन्हें एक्सेप्ट कर रहा हो। जैसे वो अम्मा ही थी, मैंने नहीं देखा कि पूरे मोहल्ले में, हमारी एक पूरी गली है बड़ी सी, उस पूरी गली में कभी किसी इवेंट में किसी ने बुलाया हो, कभी उनको कोई उनके घर गया हो।
तो मतलब आज नहीं, पहले से ही एक्सेप्टेंस नहीं था सोसाइटी में। और आज तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बदहाली है, तो उसका तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक भले घर की लड़की, एक लड़की मुझे मिलती है, और जब रेस्क्यू कर लिया उसके बाद पता लगता है कि वो एक मतलब एक एमएलए की बेटी थी। वाह, ओके। ये तो अलग बात है कि उसको छिपा के सब हमने किया जो भी कुछ हुआ, और ये बहुत पुरानी बात है। तो आप सोच के देख सकते हैं कि कैसे जब एक उनकी भी सुरक्षित, तब भी आप नहीं जागे कि वहाँ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी गरीब लड़की को फंसा और लिया या उठा के लिया। अपहरण जैसी कोई बात ही नहीं है यहाँ। अपहरण होता है छोटे से बच्चे का जो विरोध ना कर सके आपका, उसका। बाकी लड़कियां तो फंसा के लाई जाती, कभी काम के नाम पे, कभी शादी के नाम पे, क्योंकि और कभी प्रेम। ये सब फेक है। पर बस इतनी उम्मीद करते हैं कि आखिरी दिन हो जिस दिन, उस दिन भी किसी बच्ची का जीवन बचा सकूं बस। तो वही मैं समझती हूँ, वही स्वर्ग है, वही मेरे लिए सारे इनाम हैं, वही सब कुछ। जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। पीयूष मिश्रा को सुनती हूँ मैं, वो शायद थक गए हैं, मैं नहीं थकी। वो कहते थे कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। लेकिन आजकल कहने लगे हैं कि भगत सिंह गए छुट्टी पे, टॉम क्रूज को लाओ। ये नहीं, ये नहीं, इसको करो, मुल्क के रहबरों को ये जगह दिखाओ फिर से। ये भी एक जीवन है, देख नहीं सकेंगे आप, मेरी ज़बान ही सुन रहे हैं, इतने से कमरे में वहीं कंडोम फेंके, वहीं कोई कस्टमर आके बाथरूम करे, वहीं गुटखा थूक दे, वहीं तो सब गंदगी करे भाई, और आपको खाना खाना पड़े उस जगह बैठ के। तो इमेजिन नहीं कर सकते आप, इससे बड़ा कोई कमरा नहीं। बस इसी में साइड में केबिन बना दो पर्दे डाल के, और वो इस गंदे और इतने मतलब वाहियात एकदम, किसी से पैर दिख रहे हैं, फटे पड़े हैं वो पर्दे, एक दूसरे को दिख रहे हैं, तीन तीन बीच में दो डाले, तीन केबिन बना दिए बस। तो वो जो औरत की अस्मिता है उसमें न किसी का उन चीखों पे ध्यान, न किसी पे उनके अधनंगे जिस्मों पे ध्यान, किसी पे नहीं। सबको अपने प्लेजर से मतलब है, किसी को किसी चीज़ से। होपफुली माँ सरकार एक दिन जाग जाएगी इस मामले में, एंड होपफुली कुछ ऐसे कोई रेजोल्यूशन लेके आए कि इनकी ज़िंदगी भी लाइक इंसानों वाली इंसानों वाली, बस ये है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड होपफुली ये वाला पॉडकास्ट जो देखें लोग कुछ तो जागरूक हो। हाँ, कुछ तो उनको दिल को लगे। कुछ ना भी करें तो इतना करें कि एक बच्ची का जीवन संवार दें।